हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका टॉपिक सेल स्ट्रक्चर। और सेल स्ट्रक्चर में जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर को जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। सेल स्ट्रक्चर में सेल के में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पे सेल के साइटोसॉल के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके सेल के पार्ट्स का नाम बताया था, एक बार यहाँ पे हम उनके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल के अंदर पाया जाता है वो होता है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो सेकेंड ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ साथ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ गोल्जी अपैरेटस होते हैं, गोल्जी बॉडी भी जिन्हें हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस होते हैं। और आपके लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स एंड आपका जो होता है साइटोस्केलेटन। ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर में हमने इनके नाम के बारे में जाना था। इनका डायग्राम हमने सेल का जहाँ पे बनाया था वहाँ पे हमने इनकी स्टडी करी थी, बट आज हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ऑर्गेनल है। और न्यूक्लियस जो होता है ये सभी सेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। प्रत्येक एवरी सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस ये सेल का हम ये कह सकते हैं ये सेल का एक मेन पार्ट होता है, जहाँ पे लगभग सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल में होती हैं। लगभग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं। और उसी के साथ साथ सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हैं, जेनेटिक मटेरियल भी सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए आपका हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, ये सभी सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में ही ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये आप सबको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो ये सेल होती है इस एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इन 46 क्रोमोसोम में डीएनए की 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए की प्रेजेंट रहती है। ये जो डीएनए की 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड किसकी, डीएनए की 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, ये एक सेल के अंदर पाई जाती है। एक सेल में यानी 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है इन 46 क्रोमोसोम्स में। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में ये 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड जो है ये प्रेजेंट रहती है। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस सेल की हर बॉडी में पाया जाता है। ये सेल ऑर्गेनल्स का मेन पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के न्यूक्लियस में ही होती हैं। और इसमें 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इन्हीं 23 यानी 46 क्रोमोसोम्स में 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट रहती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है
मान लीजिए ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, तो इस न्यूक्लियस में छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक थिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक थिक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये थिक फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं और ये इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ये इन्वेलप होता है जिसे कहा जाता है आपका न्यूक्लियर इन्वेलप, या इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है, बट यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। ये तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये अलाउ करते हैं कि किस तरीके का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र हो पाएगा। और ये टीनी छोटे पोर्स होते हैं। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा। नेक्स्ट हम सेकेंड ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप, सॉसेज शेप या ये सिलेंड्रिकल, सॉसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है दैट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। और इनका जो डायामीटर होता है, इनकी जो डायामीटर होती है ये होते हैं डायामीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का, और वहीं पे इनकी जो लेंथ होती है वो 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी का मतलब है कि सेल के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, और ये जो सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये सेलुलर एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। एनर्जी की वजह से सेल परफॉर्म कर पाती हैं, और उसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी भी, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स जो होते हैं ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं सेल के अंदर, और ये दीज आर कंपोज्ड ऑफ, इनमें राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, दीज आर राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के ये बने हुए होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से
ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग आरएनए का यूज़ करते हुए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये न्यूक्लियर इन्वेलप, जो अभी हमने यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसे हम इन्वेलप भी कहते थे, न्यूक्लियर इन्वेलप के आउटर सरफेस यानी यहाँ पे ये राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये यहीं पे इनके पास ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर इस इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इसी इंडोप्लाज्मिक यहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, अदरवाइज वो कौन सा रहेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देखा राइबोसोम्स ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये किसके बने हुए होते हैं, आरएनए के और प्रोटीन के, और ये अमीनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होते हैं, दीज आर अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैनाल्स। ये इंटरकनेक्टिंग कैनाल्स, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इंटरकनेक्टिंग कुछ कैनाल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपस में मिलके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं तो इन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। अगर इनकी सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इन्हें हम कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस and smooth endoplasmic is responsible, it's a major site for lipid synthesis, major site for lipid synthesis। लिपिड की सिंथेसिस के लिए ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये मेन साइट होते हैं, यहीं पे लिपिड की मेन सिंथेसिस होती है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे जो कि है गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है ये है गोल्जी अपैरेटस, जिसे कि हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसे गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। और ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक, यानी ये इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है गोल्जी अपैरेटस का। और गोल्जी अपैरेटस ये जो मेन इनका जो काम होता है, दीज आर यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये मेन पैकेजिंग करने का काम करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि किस चीज़ की पैकेजिंग ये करते हैं, सेल के अंदर। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने अभी देखा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन मूव करता है, उस प्रोटीन को ये गोल्जी अपैरेटस ये क्या कर लेते हैं, ये अपने अंदर पैक कर लेते हैं। ये इसके अंदर पैक कर लेते हैं। ये जिसको पैक करते हैं ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल मतलब कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें एक तरीके के ये ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इसी के अंदर गोल्जी अपैरेटस के मेम्ब्रेन में इस तरीके का वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसमें कि प्रोटीन कैप्चर हो जाती है। और ये जो प्रोटीन कैप्चर हो जाती है, इन जो वेसिकल्स होते हैं इसे हम कहते हैं सेक्रेटरी
ग्रैनुल्स, दीज वेसिकल आर ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी ग्रैनुल्स, और इन्हीं सेक्रेटरी ग्रैनुल्स को लाइसोसोम्स कहा जाता है। These secretory granules are also known as lysosomes। और ये जो वेसिकल्स में इन्होंने क्या किया, वेसिकल्स ने प्रोटीन को स्टोर कर लिया, और ये जो स्टोर प्रोटीन है ये आगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब ज़रूरत होती है तो ये मूव होके कहाँ पे पहुँच जाती है, मूव करके पहुँच जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब पहुंच जाती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके थ्रू यहाँ से सेल एक्सपोर्ट हो जाती है, सेल आउटसाइड, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ये सेल चली जाती है। तो यही काम होता है गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस ये एक तरीके से पैकेजिंग करने का काम करता है, और पैकेजिंग में जो सेक्रेटरी ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, लाइसोसोम। और हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो भी है क्या आपका, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो ये इसमें जो वेसिकल्स होते हैं इसमें ये जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स यानी जो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये रिच, इनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन लाइसोसोम्स के अंदर दे आर रिच इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो जैसे कि यहाँ पे लाइपेज हो गया आपका, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो ये इस तरीके के एंजाइम्स लाइसोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं यानी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को जो ब्रेक डाउन कर दे उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम ये प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, इन सबको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को। और ये जो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं ये WBC में, वाइट ब्लड सेल में जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, WBC के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो WBC का काम क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये ड्यू टू लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो फॉरेन मटेरियल होता है, फॉरेन मटेरियल यानी कि जो बैक्टीरिया होगा, जो वायरस होगा, यानी जो भी माइक्रोब्स होंगे ये उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनका डाइजेस्ट, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइसोसोम्स होता है ये हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो हमने देखा लाइसोसोम्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट जो मेन हमारा सेल ऑर्गेनल्स है दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब ये जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ये कुछ कई सारे प्रोटीन्स से मिलके बना हुआ होता है। जैसे सबसे पहला होता है माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, 3 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। ये 3 मेन तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। इन तीनों का अलग अलग काम होता है। ये स्मॉलेस्ट फाइबर्स होते हैं, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स आर स्मॉलेस्ट फाइबर्स, और इनका जो काम होता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, यानी ये जो सेल का एक स्ट्रक्चर बनता है ये प्रोवाइड करते हैं, और उसी के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन भी परमिट करते हैं। और ये जो होते हैं दीज आर द लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ, जो ऑर्गेनल्स सेल के अंदर जो मूवमेंट कर पाते हैं ऑर्गेनल्स इन द सेल, वो बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रोमोसोम्स जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के समय, जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स में मूवमेंट होता है वो भी बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और सेल एक्सटेंशन, जो सेल एक्सटेंशन मतलब जो वही सेम है कि जो सेल डिवाइड करती हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और
जो ये सेंट्रोसोम होते हैं, इन सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को डायरेक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स कि हमने जो यहाँ पे देखा सेल ऑर्गेनल, लगभग ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक सेल ऑर्गेनल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के PDF नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जुड़ के, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।